नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग ना भारत के भू आकृति विज्ञान की श्रृंखला में आज तीसरा वीडियो बना रहे हैं। पिछले वीडियोज में मैंने आपको हिमालय के संबंध में काफ़ी कुछ बता दिया था। उसके बाद मैंने कुछ उसमें दर्रे तक आपको पढ़ा दिए हैं 2 वीडियोज में। आज हम तीसरा वीडियो बना रहे हैं जिसमें आज हम 2 बातें देखेंगे। पहला, पूर्वांचल पहाड़ियाँ। इसको मैं अलग से इसलिए बना रहा हूँ कि पूर्वांचल पहाड़ियों का अलग से पढ़ने और समझने का ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और साथ में फिर पूरे हिमालय का क्या महत्व है, ये मुझे पिछले वीडियो में बताना था, लेकिन उसमें मैंने जानबूझ के रोक लिया था क्योंकि ये पूर्वांचल पहाड़ियाँ अपने आप में एक अलग टॉपिक से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और फिर बाद में हिमालय की जो पूरे हिमालय की क्या भारत के प्रति उसका महत्व है उसके संबंध में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पूर्वोत्तर भारत का मैप बताया था। पूर्वोत्तर भारत का एक बार मैप, पूर्वोत्तर भारत का हम आपको मैप बनाते। ठीक है, तो देखिए, जब मैंने आपको पूर्वोत्तर भारत के बारे में बताया था, ऐसे ऐसे, ठीक है, उसमें क्या बताया था कि ऐसे ऐसे ये करके ना, ये मैंने आपको बताया था। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे ये असम है। ठीक है, उसके बाद फिर ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक, इधर ये छोटा सा ये मेघालय और साथ में ये त्रिपुरा, इधर की तरफ त्रिपुरा, ऐसे करके कुछ ऐसे ये त्रिपुरा था। ठीक है, ऐसे। तो ये देखिए, बताया तो मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश, ये असम, ये मेघालय ना, ये त्रिपुरा, ये आपका नागालैंड, नमामि बताया था मैंने आपको, नागालैंड, ये मणिपुर, ठीक है, और ये मिजोरम। इतनी चीजें मैंने आपको मेन स्टेट जो 3, 4, 5, 6 7 सिस्टर मैंने आपको बताया था इसकी तरह। थोड़ा हम मैप कम से बना। अब देखिए, अब आज हम लोग क्या करने वाले, इनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण पहाड़ियां स्थित है। ठीक है, खास तौर से जो सीमाई क्षेत्र में है, नागालैंड में कौन सी है। जब मैं आपको पहाड़ियां बताऊंगा तब तो बहुत बहुत चीजें बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको कुछ बता देता हूं। देखिए, अगर हम पूर्वांचल पहाड़ियों की बात करें तो ये शुरू कहाँ से होती है। पहला पॉइंट, पूर्वांचल पहाड़ियों की हम बात करें तो ये शुरू होती है हिमालय पर्वतमाला। यहाँ से ना, यहाँ पे दिहांग नदी बहती है, यहाँ पर दिबांग नदी बहती है, दिबांग नदी बहती है, जो कि सहायक है ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो यहीं से माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, दिबांग घाटी। ठीक है, दिबांग घाटी के बाद की पर्वत श्रेणी को पूर्वांचल पहाड़ियां से, पूर्वांचल पर्वत श्रेणियां कहते हैं। ये बात याद रखना है। ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है पूर्वांचल, इस वाली जो पूर्वांचल श्रेणी है इनको ही कहा जाता है। ठीक है, नंबर 1, ये बात को ध्यान रखना है। उसके बाद फिर नंबर 2 बात, फिर उत्तर से दक्षिण तक पूर्वांचल पहाड़ियों की जो ऊंचाई है ना, पहाड़ियों की ऊंचाई कम होती जाती है, ये ध्यान रखना है। तीसरी बात, यह क्षेत्र घने जंगलों
से आच्छादित है। आच्छादित, जब मैं आपको और चीजें भी यही चीज ना, नीचे मिजोरम से होकर किधर ये कर्क रेखा गुजरती है, तो जब बताऊंगा आपको, इस वजह से अधिक सनराइज, उसके सन सूर्य की उपलब्धता, उसके बाद यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है, ठीक है। इसके कारण ये हो जाता है कि यहाँ पे जंगलों की अधिक विविधता पाई जाती है। ये हो गया। इनमें आदिवासी समूह भी बहुत सारे, इसमें कई आदिवासी समूह रहते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसका फिगर बना लेते हैं, तो और ज्यादा अच्छा से हमको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो अगर हम केवल इसकी बात करें ना, फिगर की, तो देखिए ये यहाँ पे ऐसे करके ये ऐसे ऐसे जाता है। तो सबसे पहले हम मिसमी पहाड़ियां पड़ती हैं, ये मिसमी पहाड़ियां ये पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद ये पटकाई बूम नागालैंड वाली, पटकाई बूम नागालैंड में, ठीक है। उसके बाद ये है नागा पहाड़ियां। देखिए नागा पहाड़ियां, ध्यान रखना है, नागा पहाड़ियां बेसिकली मणिपुर में है, बेसिकली मणिपुर वाले रीजन में है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे पड़ती है मिजो पहाड़ी, ये तो नाम से समझ आएगी, मिजो पहाड़ी, ये सब पूर्वांचल का हिस्सा है, जो पूर्वांचल का है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे पड़ता है ना, यहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ, 3 पहाड़ी, ये तो अक्सर आप नाम सुनते हैं, यहीं पे पड़ता है, जो मासी नाम जगह पड़ती है जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो गारो, खासी और साथ में जयंतिया पर्वत श्रृंखला है। इसको थोड़ा सा ना वेस्ट से ईस्ट को याद रखना है, गारो, खासी, जयंतिया के से जैसे याद रख लेना, कई बार मौली इधर उधर कर दे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। इस मिसमी पहाड़ी में ना एक दीपा बूम स्थित है, जो पूर्वांचल पहाड़ियों का सबसे ऊंचा पॉइंट है। पूर्वांचल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, पूछ ही सकता है कभी कभी, सबसे ऊंची, जब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा तो और बहुत कई ऊंची बताऊंगा, ऊंची पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद फिर ये पटकाई बूम आ गया। नागा पहाड़ी जो है मिजोरम वाले मणिपुर वाले रीजन में है, नागालैंड में नहीं, कि नागालैंड, नागा पहाड़ियां मणिपुर वाले रीजन पे है, यहाँ तक फैला हुआ है यहाँ तक, लेकिन उसको माना जाता है मणिपुर वाले रीजन। भारत व म्यांमार के बीच, ये मणिपुर वाले भारत व म्यांमार के बीच, एक तरीके से यहीं पर म्यांमार के बीच एक तरह से सीमा बनाती, ये भी इस काम में भी आती है, ठीक है। उसके बाद मणिपुर पहाड़ियां, ये तो यहीं पर ना मणिपुर पहाड़ियां भी है, तो इसका तो नाम से ही आप समझ जाएंगे इसको। तो कुछ चीजें मणिपुर पूर्वांचल पहाड़ियों में ध्यान रखना, इसको मैंने इसलिए बता दिया कि कई बार सब उसको हिमालय में ले लेते, हिमालय में है, लेकिन इसको क्योंकि पूर्वी भारत में स्थित है, इसीलिए इसको पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जाता था। इसमें मिसमी, पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ियां जिसे कहा जाता है, ये मिजी पहाड़ी का लुसाई पहाड़ी भी कहा जाता है, लुसाई
पहाड़ी भी कहा जाता है। जो जो चीजें महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जब आपको पहाड़ियां बताऊंगा तो और अच्छे से फिर बताऊंगा। अब हम लोग क्या करें ना, हमने काफी कुछ हिमालय के बारे में पढ़ लिया, 3 वीडियो आज लगभग, तीसरा वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम हिमालय की जो महत्वपूर्ण, हिमालय का जो महत्व है भारत के परिप्रेक्ष्य में, ये भारत के संदर्भ में हिमालय का महत्व, ये अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन है। हिमालय का महत्व, ये मुख्य परीक्षा में मेंस का प्रश्न ही है, मेंस का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था हिमालय पूरा यहाँ से ऐसे लेकर के, ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा ये यहाँ पर ही विस्तृत है ऐसे। ठीक है, ज्योग्राफी में मैपिंग बहुत जरूरी है, ये सब हिमालय वाली श्रेणियाँ। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको बता देना है, मैप बना करके। मैप बना देंगे तो ज्योग्राफी में टीचर ना ये भरोसा हो जाता है कि आपको पता है। पहला ये कि एक तरह से ये बाधा है किसके चीज, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत व चीन के बीच, भारत व चीन के मध्य एक प्राकृतिक सीमा है। ठीक है, नंबर 1, अगर यहाँ पर हिमालय ना होता तो चीन हो सकता है और गुस्ताखी करता भारत की तरफ आने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सुरक्षा का दृष्टिकोण। देखिए भाई, जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी तो सब कुछ होगा, तभी तो आप यहाँ पे विकास कर पाएंगे जब सुरक्षित। इसके लिए मैंने इस पॉइंट को सबसे ऊंचा रखा कि हिमालय जो है ये भारत को एक तरीके से वरदान दिया गया है प्रकृति के द्वारा कि चीन जैसे दुश्मन से आप सुरक्षित रहो। ठीक है, उसके बाद जो भी आक्रमण हुए, आपको बता दूं कि कोई भी आक्रमण भारत में इस साइड से नहीं हो पाया, या कैसे तो उत्तर पूर्व से नहीं हो पाया। इसी कारण से भारत में आक्रमण उत्तर पूर्व से नहीं हो पाए, उत्तर पूर्व से नहीं हो सके, नहीं हो पाए। इतिहास में जो भी हो सके, जो भी हुए उत्तर पश्चिम वाले जो भी हमले हुए, यहाँ पे कई सारे दर्रे हैं या मैंने आपको बताया, तो उसके माध्यम जो भी हमले हुए उत्तर पश्चिम के एरिया से, उत्तर पश्चिम क्षेत्र से हुए। ठीक है, अब सबसे दूसरा है जलवायु का प्रभाव। जलवायु प्रभाव, और इसमें पता है यहाँ पे जो साइबेरिया देखते हैं, दूसरा साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाओं को, साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है, भारत में आने से रोकता है। नहीं तो शायद भारत भी इतना उपजाऊ नहीं हो पाता, इतना उपजाऊ नहीं हो पाता, नहीं, भारत भूमि इतनी उपजाऊ नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। ये देखिए यहाँ साइबेरिया, यहाँ रूस की तरफ से ना ठंडी हवाएं आती हैं जो कि रोकता है, यहाँ पर आकर के रुक जाती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है जलवायु के संबंध में, जलवायु के संबंध में। ठीक है, ये मान लीजिए ये भारत है हमारा, ठीक है, तो हिमालय क्या करता है, ये पूरा हिमालय श्रृंखला है, तो एक अरब सागर की शाखा आती है, इसमें टकराती है, इस वाले पूरे रीजन पे वर्षा करती है। एक बंगाल की खाड़ी की जो श्रृंखला आती है, इस वाले पूरे रीजन पे वर्षा करती है। ठीक है, तो अरब सागर व बंगाल की खाड़ी
कि मानसूनी बंगाल की खाड़ी से आने वाली पवनों को रोककर मानसूनी पवनों को रोककर भारत में वर्षा कराता है। ये बात को, अगर ये पौने ना होती ना, तो अगर ये हिमालय ना होता तो ये पौने और कहीं चली जाती है और भारत में वर्षा नहीं होता, भारत पूरा सूखा रह जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद फिर हो गया। नदियों का स्रोत है सिंधु व गंगा नदी तंत्र यहीं से निकलती। जितनी भी ज्यादातर नदियां हैं वो सभी हिमालय, चाहे तो गंगा हो, यमुना हो, सिंधु हो, सतलज हो, ब्रह्मपुत्र हो, सभी हिमालय श्रेणी से ही निकलती, हिमालय पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है। यही कारण है कि पूरा उत्तरी भारत में जल उपलब्धता सुनिश्चित रहती है, वर्ष भर सुनिश्चित रहती है। गंगा नदी तंत्र पूरा बोल देते हैं। 45 करोड़ लोगों का जीवन निर्भर। ये सब लिख देंगे ना, तो फिर बात ही कुछ और है। उसके बाद फिर देखिए, और साथ में मृदा की उर्वरता बनाए रखने में नदियों द्वारा लाया गया अवसाद महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये नदियां क्या करती हैं, जो उत्तर का पूरा मैदान है वो नदियों द्वारा ही बनाया गया। इसके बाद हम शुरू करेंगे जब मैदानी, तब आपको पूरा बताएंगे। तो उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। जिससे कृषि कार्य संभव हो पाता है। यहीं पे लिख देते हैं, संभव हो पाता है। अगर मृदा की उर्वरता उत्पादकता अधिक बढ़ती है तो बहुत सारी चीजें बढ़ती है। मेन पॉइंट आपको फोकस पॉइंट पे लिखना है। हर चीज से जुड़ा भाई, उत्पादकता होगी तो अच्छे से उत्पादन होगा, जिससे किसानों की आय होगी, तो बहुत चीजें हैं इसी, लेकिन मेन पॉइंट हमें लिखना है। इतना टाइम भी वहां नहीं होता। अब आते हैं हम पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। इन नदियों पर बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। ठीक है, लगाए गए हैं ये। उसके बाद फिर खनिज बहुत, यहाँ पे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। भी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। बस इतना लिख देना, कौन कौन से पाए जाते हैं याद रखना। कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, निकेल, ठीक है। उसके बाद टंगस्टन, लाइमस्टोन, उसके बाद फिर जिप्सम, उसके बाद मैग्नेटाइट आदि। ये बात को यहाँ पे खनिज संसाधन बस लिख करके थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें जैव विविधता। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये देखिए पूरा हिमाचल वाला जो रीजन है ना, कभी पेपर में पूछे ना तो देखिए ये भारत का
एक तरह से हिमालय का पूर्वी क्षेत्र हो जाता है और इसकी पश्चिमी क्षेत्र में, तो इन दोनों के बीच जैव विविधता की तुलना करता है। ये वाला जो रीजन है ना, हिमालय का जैव विविधता से संपन्न है, जैव विविधता से बहुत अधिक संपन्न है, बहुत अधिक संपन्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास से ना कर्क रेखा जाती है, क्योंकि पूर्वी हिमालय के क्षेत्र से कर्क रेखा गुजरती है। वर्ष भर यहाँ पर सूर्य की रोशनी मिलती है, वर्षा होती रहती है, वर्ष भर वर्षा व सूर्य की रोशनी मिलती रहती है, मतलब अधिक ऊर्जा मिलती है। कुल मिलाकर वर्ष भर तो नहीं कहेंगे, अधिक ऊर्जा मिलती रहती है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, ठीक है, वनस्पतियाँ, जीव जंतु, उसके साथ साथ जनजातियों का आश्रय स्थल है यहाँ पे। तो ये भी आश्रय स्थल, ये पॉइंट छठा का ध्यान रखना, आश्रय स्थल है, ठीक है। उसके बाद पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया 13 राज्य हिमालय क्षेत्रों में स्थित है, हिमालयी राज्य और संसाधित हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। इनकी यहाँ के लोगों की आय का मुख्य साधन है, यहाँ के लोगों की जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? पर्यटन उद्योग। इसके लिए महत्वपूर्ण है ना। उसके बाद फिर ऐतिहासिक रूप से, शायद 8वां पॉइंट है, ऐतिहासिक रूप से कामा। उसके बाद आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। यहीं पर कैलाशनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, अमरनाथ, उसके बाद केदारनाथ, उसके बाद वैष्णो देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री यहीं पे स्थित है। तो गंगोत्री, यमुनोत्री स्थित है। तो एक तरीके से ये बहुत प्राकृतिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला हो जाती है। तो देखिए, ये सब मैंने लगभग, आपको इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन जितना मैंने आपको बता दिया, इसका अगर आप 80% को लिख पाए तो बहुत अच्छा आंसर होगा मेंस परीक्षा में, ठीक है। यहाँ पे मतलब इसको एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। पहली बात, ये भारत को विदेशी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, साइबेरिया में चलने वाली ठंडी पवनों को रोकता है, नहीं तो पूरा उत्तरी भारत जो है ना, ये ऊसर हो जाता है। नदियों का एक तरह से आश्रय स्थल, नदियों का उद्गम स्थल के रूप में काम करता है। उसके साथ साथ ये मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से मैदानी एरिया का विकास हुआ है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लगाए गए ताकि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। जैव विविधता वनस्पति का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उसके बाद कृषि के लिए तो एकदम बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करता है। उर्वरा शक्ति, पर्यटन उद्योग और तीर्थ उद्योग के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है हिमालय की जो भू आकृति थी। अब हम अगले वीडियो में